अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को रिवाइज करने वाले हैं और इन शॉर्ट टाइम हम लोग क्विकली रिव्यू करेंगे ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर ट्यूटोरियल और अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। मतलब कि इट्स नॉट दैट मच डिटेल, इट्स जस्ट अ ओवरव्यू एंड अ रिव्यू बेसिकली, ठीक है। तो इस बिहाफ के ऊपर, इस इंटेंशन के ऊपर ये वीडियो बन रही है। सो इट्स जस्ट फॉर रिवीजन, राइट। सो बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली डीएनए है क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस ना। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। एज यू नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता है आपका मोस्ट ऑफ द केस डीएनए, बिकॉज जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका होता है न्यूक्लिक एसिड। बिकॉज आपको पता है कि जो आपकी लाइफ है वो 4 मेजर फंडामेंटल मॉलिक्यूल के ऊपर लाई करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट प्रोटीन्स, देन यू गॉट कार्बोहाइड्रेट्स, देन यू गॉट लिपिड्स एंड देन यू गॉट न्यूक्लिक एसिड। इन चारों को आप लोग कलेक्टिवली कहते हैं कि जनाब ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं। उनमें जो चौथा नंबर है वो आपका न्यूक्लिक एसिड का है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मीन्स इन शॉर्ट के डीएनए और आरएनए कैन बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि उस स्पीशी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि उसको मेटाबॉलिज्म अपना चलाने के लिए, अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो एंजाइम बनाने के लिए जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल करता है। प्लस उस अपनी जनरेशन में भी उस डीएनए को सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस के ज़रिए से उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करने में मदद देता है। सो दिस बेसिकली इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। तो आइए स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, राइट। ओके, सो बेसिकली डीएनए, एज आई सेड दैट कि डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली हमें ये भी पता है ना कि जितने भी हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो असल में पॉलीमर्स होते हैं, राइट। अच्छा, पॉलीमर्स क्या होते हैं? आई होप सो कि आपको पॉलीमर्स का आइडिया होगा, यानी जो कि मोनोमर्स से बने होते हैं। इसी तरह से जो डीएनए है वो भी एक पॉलीमर है, राइट। पॉलीमर मींस के सच थिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स, एग्जैक्टली। अच्छा, तो जो डीएनए के मोनोमर्स हैं वो होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अच्छा, इफ दे आर आरएनए, मतलब वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है, मींस राइबो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो उसका जो मोनोमर होगा वो होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। और अगर वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है तो उसका मोनोमर आपके पास होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या है इसको लेटर हम लोग डिटेल में समझेंगे, उसकी फिक्र नहीं करनी, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है, राइट। अच्छा, सो जो एज वी नो कि हमारे पास ये जो डीएनए है ये पॉलीमर के फॉर्म में होता है। अच्छा, सो जो इस डीएनए की नॉर्मल अपीयरेंस है वो मतलब किस फॉर्म में होता है, राइट। मतलब द जनरल क्वेश्चन आस्क कैन बी ना कि यार जो डीएनए है ये किस तरह से आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इट यूजुअली प्रेजेंट एज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो कि आपस में अटैच होती हैं। सो ये नॉर्मल अपीयरेंस है डीएनए की इनसाइड अ सेल। देन इट अकर्स एज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स मींस अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की तरह गोल गोल स्पाइरल फॉर्म में होता है, राइट। अच्छा, अब व्हाई इट इज डबल हेलिक्स? डबल हेलिक्स मींस बिकॉज कि आपको पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में होता है, और जब वो डबल स्ट्रैंड आप अपने आप को हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज करते हो तो आप उसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, डीएनए मोस्टली आपका फाउंड किया जाता है इन क्रोमोसोम्स। अच्छा, क्रोमोसोम्स आर नथिंग, मतलब क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये समवट दे आर मोर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं है, असल में जब सेल डिवाइड करता है तो वो अपनी जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जब वो डिवाइड कर चुका होता है तो उन क्रोमोसोम्स से, क्रोमोसोम्स आर व्हाट? क्रोमोसोम आर नथिंग बट डीएनए प्लस प्रोटीन, राइट। तो वो जो सेल है वो अपने क्रोमोसोम्स को कन्वर्ट करता है क्रोमेटिन में, और क्रोमेटिन इज द एक्चुअल फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें डीएनए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, विच इज द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा मीन्स किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसके अलावा मीन्स दैट के यू कैन फाइंड डीएनए आल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों? बिकॉज हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द ऑर्गेनल जो कि सेमी ऑटोनोमस है, मीन्स दे हैव देयर ओन डीएनए। तो अगर उनका अपना डीएनए है तो जाहिर सी बात आप वहाँ पर भी अपना डीएनए पाएंगे, मतलब डीएनए पाएंगे। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन देयर ओन डीएनए, ठीक है। वो क्यों है? इनके अंदर वो एक अलग बेस है डिपेंडिंग ऑन द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, एज वी नो के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? यस, इट्स एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, और ये इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एज वी नो। सो आइए अब मजीद बात करते हैं, राइट। ओके, सो आइए बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली डीएनए स्ट्रक्चर is often divided into 4 different levels: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि एज वी नो के जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो नॉर्मल अपीयरेंस है डीएनए की सेल के अंदर वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होती है। वो जो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होती है, मतलब कि जो आप देख रहे हैं या अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जो आप डबल हेलिक्स देख रहे हैं, दिस वन, राइट। ये जो डबल हेलिक्स है ये इस फॉर्म में अगर हो तो उसको आप लोग प्राइमरी कहते हैं। जब ये डबल हेलिक्स अपने आप को सुपर कॉइल कर दे तो उसको आप लोग सेकेंडरी कहते हैं, राइट। जब ये सुपर कॉइल अपने आप को प्रोटीन के ऊपर लपेट के न्यूक्लियोसोम बना दे आप इसको टर्शरी कहते हैं, और जब वो न्यूक्लियोसोम्स अपने आप को अरेंज करके क्रोमोसोम बना दे तो आप उसको क्वाटरनरी कहते हैं, राइट। अच्छा, सो अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप उसके मोनोमर्स को अच्छी तरह समझिए।
हमें पता है कि डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स, राइट, और न्यूक्लिक एसिड्स के मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। वेरी गुड। इसी तरह से जो डीएनए है उसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। असल में जो डीएनए है अगर बिल्कुल फंडामेंटल पे जाएं कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, मीन्स के जो एक न्यूक्लियोटाइड है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। इन केस ऑफ डीएनए इट इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज, मतलब कि एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, उसके साथ एक बेस अटैच है। बेस मीन्स नाइट्रोजीनियस बेस, वो क्या है उसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक फॉस्फेट यानी एक फॉस्फोरिक ग्रुप, एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल अटैच होता है, राइट। एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास ये पेंटोज शुगर है, ये आपके पास ये आपकी नाइट्रोजीनियस बेस है और ये आपके पास फॉस्फोरिक लगा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर डिटेल में हम लोग आगे जाकर डिस्कस करते हैं, राइट। अच्छा, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए का भी और आरएनए का भी, एंड यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। अच्छा, इनमें बेसिक्स डिफरेंस ये है कि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर आप देखें और आरएनए के कार्बन नंबर 2 के ऊपर आप देखें तो आपको एक मेजर डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप आरएनए को देखें, मतलब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल है, यानी OH, जिसको आप लोग अल्कोहल भी कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के टर्म्स में। अच्छा, डीएनए में आपने क्या करना है, आपने अगर इस आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से उसके यानी आरएनए के राइबोज के कार्बन नंबर 2 के एक साइड्स के ऊपर जो एक OH लगा हुआ है, अगर आप उस OH में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, यानी आप एग्जिट कर दें, डी मीन्स एग्जिट एंड ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, डी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन को निकाल देना, यानी व्हेन यू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन नंबर 2 ऑफ राइबोज शुगर देन यू फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोटाइड। सही है। अच्छा, इसका एक और डिफरेंस ये है कि जो आरएनए में आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स की जो बेसिस होती हैं, राइट, उसमें आपके पास होती है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, और डीएनए में वो यूरेसिल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देती है विद द हेल्प ऑफ थाइम, मतलब कि डीएनए में आपके पास थाइमिन होता है और आरएनए में आपके पास यूरेसिल होता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के ऊपर। अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं क्या? नाइट्रोजीनियस बेसिस कुछ नहीं है, बस ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कार्बन और हेटेरो एटम्स के मिलकर बने होते हैं। मतलब कि एज यू कैन सी कि आपके पास रिंग्स है, राइट, ये रिंग है, ये डबल रिंग है, तो इस तरह के रिंग्स होते हैं जो कि कार्बन और हेटेरो एटम से मिलकर बने होते हैं। हेटेरो एटम मीन्स एनी एटम विच इज अपार्ट फ्रॉम कार्बन। अच्छा, ये जो हेटेरो एटम होता है ये 99% ऑफ द केस ये आपके पास नाइट्रोजन होती है, मतलब नाइट्रोजन के एटम्स आपस में यानी आपस में और दूसरे कार्बन के साथ अटैच होकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, मतलब कि जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो किस्म के होते हैं। एक को आप लोग कहते हैं पायरिमिडीन्स और एक को आप लोग कहते हैं प्यूरिन्स। अच्छा, जो पायरिमिडीन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ वन रिंग, मतलब कि ये एक रिंग के होते हैं, और ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, मतलब कि ये जो रिंग होगी एक होगी जो वो 6 मेंबर पे डिपेंड करी होगी। मतलब अगर आप इस रिंग को देखें तो इसके 6 कॉर्नर्स हैं, मतलब कि इसके अंदर 6 एटम्स आपस में अटैच होकर एक रिंग बना रहे हैं, राइट। अच्छा, ये जो पायरिमिडीन्स है ये दो किस्म के होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन, राइट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अच्छा अगर मैं इसके ऊपर मजीद बात करूँ तो पायरिमिडीन में होता है यूरेसिल, लेकिन वो आरएनए में होता है, लेकिन आपको पता है कि हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर पर, राइट। अच्छा, प्यूरिन आर मेड अप ऑफ 6 मेंबर रिंग विच इज फ्यूज विद द 5 मेंबर रिंग, यानी दो रिंग्स होती हैं प्यूरिन में, एक होती है 6 मेंबर और एक होती है 5 मेंबर, जो कि आपस में अटैच होती हैं। एज यू कैन सी कि आपके पास ये 5 मेंबर है और ये आपके पास ये आपके पास 6 मेंबर है और ये आपके पास 5 मेंबर है। इसी तरह से प्यूरिन में भी दो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, डीएनए और आरएनए में कॉमन है, एडेनिन एंड गुआनिन, राइट। सो ये आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। सो आगे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, सो यहाँ आपके पास नाइट्रोजीनियस ये देखें, आपके पास ये आपके पास पेरेंट चेन्स हैं, सॉरी पेरेंट रिंग्स हैं, राइट, और ये आपके पास जो आगे उसकी फर्दर डेरिवेटिव्स हैं, राइट, यानी प्यूरिन का जो डेरिवेटिव है वो एडेनिन भी है और गुआनिन भी है। इस तरह से जो पायरिमिडीन्स है उससे ये आपके पास साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन फॉर्म हो सकते हैं बाय द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, राइट। Okay, nucleotide structures. Nucleotide are formed by the condensation of sugar, phosphate and one of the 4 bases. The following is the illustration. यानी आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जिस तरह से हमने ऊपर बात की, जो डीएनए का बेसिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस होती है और उसके बाद आपस में आपके पास होते हैं फॉस्फेट। जब ये तीनों चीज़ें कंडेंस करती हैं, कंडेंस करने का मतलब मिल जाना, जब ये मिलती हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपके पास बनता है किसका? वो आपके पास बनता है न्यूक्लियोटाइड का, राइट। ओके, तो यहाँ आपके पास ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, सो देखें, अगर आप यहाँ पर देखें जो आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस है वो राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, राइट, और जो आपके पास फॉस्फेट है वो राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पे अटैच है, एज यू कैन सी है, राइट, और आपके पास जो बेस है ये आपके पास कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, राइट, इस तरह से। यानी कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है इट विल अटैच ऑन द कार्बन नंबर 1 एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच ऑन द कार्बन नंबर 5। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसको याद करने के एक तरीका ये है कि आप लोग एक चीज़ याद रखें, वो है N1P5। डिवाइस करें N1P5, N1P5, what it means? It means कि जो N है, जो नाइट्रोजीनियस बेस है, it will attach on the carbon number 1 and P5 means phosphate which attach on the carbon number 5. Exactly, you know, you are the genius, right? अच्छा, so as we know कि अच्छा ये जो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड which is the monomer of DNA और RNA इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसकी फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स हैं। ये 2 स्टेप्स में बनती है। पहले स्टेप में होता ये है कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो आती है और आके कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती है शुगर के, तो उस नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड,
क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि व्हेन बेस इज अटैच विद द शुगर द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। एग्जांपल्स आपके पास देखें, व्हेन एडेनिन, मतलब कि एडेनिन एक नाइट्रोजनियस बेस है, जब वो आके अटैच होती है राइबोज शुगर के साथ, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है एडिनोसिन इन केस ऑफ आरएनए, और इन केस ऑफ डीएनए वो जो स्ट्रक्चर बनता है व्हेन एडेनिन कम्स एंड अटैच इटसेल्फ विद द डीऑक्सीराइबोज कार्बन नंबर 1, तो स्ट्रक्चर विल बी डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह से व्हेन जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आके इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होता है ना। देखो पहले क्या हुआ, पहले हुआ कि बेस और शुगर मिले, क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। अब क्या होगा कि अब फॉस्फेट आएगा, राइट, वो आके इस अटैच, मतलब कि इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, मतलब कि बेस इज अटैच विद शुगर, और जब वो बेस अटैच विद शुगर के साथ अटैच होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, तो वहाँ उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा आपके पास न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बनने के दो प्रोसेस हैं। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विच फॉर्म्स व्हेन के जब कार्बन नंबर 1 के ऊपर आके अटैच होती है आपकी नाइट्रोजनस बेस, और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो आता है आपका फॉस्फेट, भाई साहब फॉस्फेट आते हैं और आपके कार्बन नंबर 5 पे अटैच होते हैं, तो उसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। इसके एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मींस के ये जो अच्छा ये क्या क्या है, मतलब कि मोनोफॉस्फेट क्या, डाइफॉस्फेट क्या, ट्राइफॉस्फेट क्या, ये एक बात की कहानी है, लेकिन अभी आपने इतना समझना है कि न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ये दो इक्वेशंस याद रखें, इक्वेशंस नहीं, एक एरोज हैं, मतलब कि एक लाइन्स हैं, इस चीज़ को याद रखें कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है और आपका न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, राइट। अच्छा सो एक बात याद रखें कि जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो डाइफॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। अच्छा नाउ व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट भी हो सकता है, 2 फॉस्फेट भी हो सकते हैं, और 3 फॉस्फेट भी हो सकते हैं। एक और बात कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनसाइड अ सेल इज ट्राइफॉस्फेटेड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं 3 फॉस्फेट की फॉर्म में। देखें जो न्यूक्लियोटाइड की अगर वो सिंगली प्रेजेंट है, मतलब कि वो मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका क्या काम हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कि आइदर तो वो डीएनए की पॉलीमराइजेशन करे, और अगर वो राइबो न्यूक्लियोटाइड है मींस कि आरएनए का मोनोमर है, तो वो आरएनए की पॉलीमराइजेशन करे। मींस दैट कि द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज पॉलीमराइजेशन। और भी फंक्शंस हैं जिसमें आपके पास एएमपी का फॉर्मेशन होना, एटीपी एज एनर्जी सोर्स यूज होना, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज पॉलीमराइजेशन, राइट। तो पॉलीमराइजेशन में आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि जब आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसके पास प्रेजेंट होती हैं 2 फॉस्फेट जो कि उसको प्रोवाइड करती हैं एनर्जी। बिकॉज होता ये है कि जब ये ट्राइफॉस्फेट आता है, मतलब कि जब ये न्यूक्लियोटाइड विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, फॉर एग्जांपल एटीपी की एग्जांपल लेते हैं कि बिकॉज हमें पता है कि जो एटीपी है वो एज ए एनर्जी के तौर पर यूज़ होता है पूरी के पूरी लिविंग सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उसके पास जो फॉस्फेट्स हैं जब वो टूटते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और आपको पता है कि जो आपके पास डीएनए और आरएनए की पॉलीमराइजेशन है, इट इज आल्सो एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। इन शॉर्ट ये बात याद रखें कि आपके पास जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म उसकी कौन सी है, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। दूसरी भी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें डाई भी होता है, मोनो भी होता है। और एक और बात याद रखनी है कि नाइट्रोजनियस बेसेस अटैच ऑन द कार्बन नंबर 1 एंड फॉस्फेट ऑन कार्बन नंबर 5 N1P5 वेरी गुड। अच्छा phosphate is attached with sugar with the help of a special linkage which is known as phosphodiester linkage। अच्छा सबसे पहले इस वर्ड को थोड़ा सा तोड़ते हैं और जानते हैं कि phosphodiester bond होता क्या है, ईस्टर बॉन्ड क्या होता है। द मेन क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट ईस्टर बॉन्ड इज। मैं आपको ये कहूँगा कि मैं इस वक्त यहाँ पर लिख नहीं सकता, लेकिन मैं प्रोनाउंस करूँगा, आप ईस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन हाइड्रोक्सिल और अल्कोहल ग्रुप। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ईस्टर बॉन्ड is the linkage which forms when an acid reacts with OH group। OH में आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं अल्कोहल और हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं। मतलब कि जब कभी भी एक एसिड रिएक्ट करता है एक अल्कोहल के साथ, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है, जो जिस बॉन्ड से बनता है, उस बॉन्ड को आप लोग ईस्टर लिंकेज कहते हैं। बिकॉज आपको पता है ना कि एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, राइट। तो वो जो H पॉजिटिव आयन है वो जाके रिएक्ट करता है आपके पास उस OH के साथ। OH मीन्स अल्कोहल ना, OH इज द फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी। तो जब वो रिएक्ट करता है तो वाटर निकलता है, ठीक है। तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को आप लोग ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अच्छा नाउ व्हाई इट इज नोन एज फोस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। देखें फोस्फो मीन्स फॉस्फेट की इन्वॉल्वमेंट है और डाई मीन्स 2, ईस्टर मीन्स लिंकेज। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फॉस्फेट कितनी बॉन्ड बना रहा है, 2, एक येरी और एक येरी। दोनों की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो सेम है। हो रही है कि आपको पता है कि फॉस्फेट के ऊपर 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। तो जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो हाइड्रोजन्स हैं, मतलब कि जब वो एज एन एसिड बिहेव करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, तो वो प्रोटॉन जाके इस शुगर के ऊपर जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है यहाँ पर भी और इस नंबर मतलब कार्बन नंबर 5 के ऊपर भी, तो वहाँ जाके वो रिएक्ट करता है, वो वाटर को रिमूव करता है। इन शॉर्ट ये कि आपके पास ईस्टर लिंकेज बनती है, इसमें फॉस्फेट की इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स व्हाई इसको फॉस्फो कहते हैं। और ये 2 बॉन्ड्स हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। देखें एक फॉस्फेट कितनी बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2, मतलब कि देयर आर 2 बॉन्ड।
तो मीन्स दैट कि देयर आर डाई ईस्टर, 2 ईस्टर बॉन्ड है और फॉस्फेट की इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स वाई इट इज नोन एज फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये इतनी आराम से नहीं टूटती, राइट। कि अब तक हम लोग ने न्यूक्लियोटाइड को स्टडी किया था। अब हम लोग देखते हैं कि बिकॉज हम पता है कि जो डीएनए की नेचुरल फॉर्म इनसाइड द सेल वो है डबल हेलिक्स, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो डबल हेलिक्स किस तरह से बनती है, राइट। अच्छा, साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases occurs as a rungs or inside in between those backbones, right. The 2 chains have anti-parallel polarity. It means that if one chain has the polarity from 5 prime to 3 prime, the other will be from 3 prime to 5 prime exactly। देखें एज वी नो के डीएनए जो है वो एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और किस तरह का पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर, राइट। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, और एक लंबी सी चेन बनती है, उस लंबी चेन को आप लोग डीएनए या फिर आरएनए कहते हैं। अच्छा, तो जो डीएनए की डबल हेलिक्स है उसमें इस तरह से होता है कि जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, राइट, यानी दो सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपस में एंटी पैरेलल्स होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय 5 प्राइम एंड व्हाट डू यू मीन बाय 3 प्राइम। देखें हमारे पास डीएनए की डायरेक्शंस होती हैं, मतलब कि डीएनए इज़ नॉट अ रैंडम स्ट्रक्चर कि वो कहीं से भी शुरू हो जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अच्छा, ये डायरेक्शन क्यों दी गई है, इट इज़ जस्ट डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज एक खास किस्म से एक खास डायरेक्शन से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने लोकेशंस को पॉइंट आउट कर दिया। अच्छा, वो पॉइंट जहाँ पर मतलब जिस तरफ फॉस्फेट होता है, राइट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डीएनए की स्ट्रैंड है जो कि फॉस्फेट से शुरू हो रही है, राइट, यानी कि उसके ऊपर वाले हेड रीजन के ऊपर आपके पास फॉस्फेट है, तो उस साइड को आप लोग कहते हैं 5 प्राइम। और जिसके नीचे वाले मतलब उस एक ऐसा साइड जहाँ से आपके पास OH ग्रुप आ रहे हैं, यानी आपके पास जो लास्ट में आपके पास एटम है वो है आपके पास 3 नंबर कार्बन ऑफ राइबोज शुगर, तो उसको आप लोग कहते हैं 3 प्राइम। तो ये आपके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन किस बेस के ऊपर, उस बेस के ऊपर कि कहाँ पर फॉस्फेट है और कहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर 3 ऑफ राइबोज शुगर। अच्छा, ये जो 5 प्राइमिंग एंड 3 प्राइमिंग है ये बोथ बेस्ड करती हैं कार्बन नंबर्स ऑफ राइबोज शुगर, बिकॉज राइबोज में आपके पास आपको पता है कि 5 कार्बन है, 5वें कार्बन आपके पास अटैच है फॉस्फेट, तो जिस डायरेक्शन में आपके पास फॉस्फेट है इट इज़ 5 प्राइम, जहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल है इट्स 3 प्राइम। सो इस तरह से जो आपके पास डीएनए में आपको पता है कि 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, they both are anti-parallel from each other। मतलब कि if one is from 5 prime to 3 prime, as you can see कि ये 5 prime to 3 prime है, तो दूसरी उसकी anti-parallel होती है, मतलब उसका उल्टा। अगर if one is from 5 to 3, other will be from exactly 3 to 5। ये देखें ये स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल देखें इसका जो हेड रीजन है वो ऊपर की तरफ है, इसका जो है वो नीचे की तरफ है, मीन्स दैट के दे आर anti-parallel from each other। और एक और बात, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीएनए का डिटेल फॉर्म है यानी एटॉमिक लेवल के ऊपर ड्रॉ किया गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। देखें यहाँ ये आपके पास बैकबोन है, दिस वन, राइट, ये पूरा ये जो शुगर फॉस्फेट की जो लंबी सी चेन है ये आपके पास बैकबोन है, राइट। और ऑन द अदर हैंड जो आपके पास बीच में जो लाइन्स आ रही है, राइट, मतलब कि जो बेसिस अटैच है इनको आप लोग कहते हैं रंग्स, RUNGS रंग्स। ये आपके पास बैकबोन है, ये आपके पास रंग्स हैं, राइट। अच्छा, तो जो बैकबोन है वो किससे बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट, ये MCQ आता है, शुगर एंड फॉस्फेट मेड्स अप द बैकबोन ऑफ डीएनए इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और जो आपके पास रंग्स होती हैं वो किसकी मिलकर बनी होती हैं, यस एग्जैक्टली नाइट्रोजीनियस बेसिस की। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो दे बोथ आर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर, राइट, और अगर ऑपोजिट हैं तभी अटैच्ड हैं। और एक और बात आप लोग यहाँ पर देखें तो डीएनए के हेड के ऊपर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, राइट, यानी कि डीएनए इज ए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल ओवरऑल, और वो नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है, फॉस्फेट की वजह से। ये इन शॉर्ट ये यहाँ आपके पास ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो डिटेल वर्जन में इस तरह से दिखता है आपको अगर आप उसको एटॉमिक लेवल पे देखें। एंड दे आर बेसिकली डबल स्टैंडर्ड एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल और ऑपोजिट इन डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर, सही है। सो आगे आइए बात करते हैं। सो यहाँ आपके पास कुछ डिटेलिंग आ जाती है, आइए इसको रीड करते हैं। अच्छा, डीएनए डबल हेलिक्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड वही टॉपिक है। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि जो एक स्टैंड के ऊपर बेस है वो दूसरी स्टैंड के ऊपर जो बेसिस हैं उनके साथ जो उनकी बॉन्डिंग होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड की बेस के ऊपर आपस में से अटैच होते हैं, फॉर्मिंग बेस पेयर्स, यानी बेसिस के पेयर्स। आपने अक्सर सुना होगा कि बेस पेयर, फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग जब बायोलॉजी करते हैं या फिर हम लोग जब बैक्टीरियोलॉजी करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वायरस का जो जीनोम है वो है 9000 बेस पेयर लॉन्ग, मतलब कि उसके जीनोम के अंदर कितनी बेसिस आपस में पेयर्स हैं एग्जैक्टली, यानी जो सीक्वेंस है वो है 9000, यानी कि जब एक बेस दूसरी बेस से मिल जाती है तो आपस में क्या बनाती है, बेस पेयर्स एग्जैक्टली। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड्स एंड वाइस वर्सा, मींस दैट के जो एडेनिन है वो आपके पास अटैच होता है थाइमिन के साथ, बिकॉज आपको पता है ना कि ये तो बहुत जनरल सा रूल है कि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, मतलब कि जो एडेनिन है वो किसके साथ पेयर्स करता है, थाइमिन के साथ इन केस ऑफ डीएनए, और जो गुआनिन है वो पेयर करता है विद साइटोसिन एंड वाइस वर्सा, मींस के साइटोसिन गुआनिन के साथ और थाइमिन
एडेनिन के साथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो आपके पास गुआनिन है, इट फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन एंड वाइस वर्सा, मींस दैट कि यहाँ पर भी साइटोसिन कैन आल्सो पेयर विद गुआनिन एंड गुआनिन कैन आल्सो पेयर विद साइटोसिन एंड बोथ फॉर्म 3 hydrogen bonds in between them. Based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA structure, the ratio between DNA, adenine and guanine and cytosine are constant and equal. Because आपको पता है कि आपके पास एडेनिन जो है वो आपके पास पेयर करता है आपके पास थाइमिन के साथ और गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ। ये जो बेसिक आपके पास फंडा है, ये वाला फंडामेंटल के ए ऑलवेज पेयर विद टी एंड जी विद सी, ये आपको बताया था एक साइंटिस्ट ने जिसको आप लोग कहते हैं एरविन चारग्राफ, ठीक है। उसने बाय एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड किया था। उसने कैसे पता लगा? उसको इस तरह से पता लगा कि उसने जब एक्सपेरिमेंट किए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसने देखा कि जो ए हैं वो टी के इक्वल है, मतलब कि जितने एडेनिन है एक सेल के अंदर उतने ही थाइमिन थे। डीएनए के स्ट्रक्चर में बाहर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर में जितने एडेनिन थे उतने ही आपके पास थाइमिन थे ओवरऑल, मोस्ट ऑफ द केस अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली इक्वल नहीं थे लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उतने ही थे। और जितने गुआनिन है उतने आपके पास साइटोसिन है। तो उसने ये कहा कि जनाब ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ए जो है वो टी के साथ मिलता है और जी जो है वो सी के साथ मिलता है, राइट। तो जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन होंगे, इसी तरह से जितने आपके पास एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे। आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बिकॉज ये एरविन चारग्राफ के जो रूल्स हैं ये डीएनए के स्ट्रक्चर से थोड़े से एडवांस्ड हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ी सी आपको समझ आई होगी। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन, मोस्ट ऑफ द केस। मैं ये बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही होता है। नंबर टू इज़ दैट कि ये जो रूल है कि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर विद सी, ये आपको बताया था एरविन चारग्राफ ने, और इसकी बिहाफ के ऊपर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने ए उतने ही टी, जितने ही सी उतने ही जी, एंड वाइस वर्सा आल्सो कैन आल्सो बी पॉसिबल। आपस में जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हैं। एज यू कैन सी कि आपके पास ये जो गुआनिन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो एडेनिन है यहाँ पर एज यू कैन सी ये आपके पास जुड़ा हुआ है थाइमिन के साथ, और देखें यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 1 here एंड 1 here, 2। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो आपके पास गुआनिन है वो जुड़ा हुआ है साइटोसिन के साथ, और कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? एग्जैक्टली 3। सो दैट्स वाज इट, ठीक है। ये आपके पास गुआनिन एंड साइटोसिन के आपस में पेयरिंग थी, और ये आपको किसने बताया? ये आपको बताया था चारग्राफ के एक्सपेरिमेंट ने, एरविन चारग्राफ ने। तो इसने ये बताया था असल एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, उसने ये किया कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिया और उनके अंदर जो उनके डीएनए के अंदर जो एडेनिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन एंड थाइमिन की जो कंसंट्रेशंस थी उनको फाइंड आउट किया। तो जब उसने फाइंड आउट किया तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऊपर, मैं इसके एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल डिटेल में नहीं लेके जा रहा बिकॉज ये चारग्राफ नहीं है, बिकॉज ये आपके पास जेनेटिक्स नहीं है, आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ देखें, तो अगर आप ह्यूमन में देखें तो आपके पास जितनी एडेनिन है उतनी ही थाइमिन है। इसी तरह से आप ऊपर आएँ तो आप लोग ये देखेंगे जितनी आपके पास गुआनिन है ऑलमोस्ट उतनी ही आपके पास साइटोसिन है, मतलब कि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर विद सी एंड बोथ आर, मतलब कि ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज ऑलवेज एंड मोस्टली, मैं ये बात नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली इक्वल होंगी, आई रिपीट एग्जैक्टली इक्वल लाजमी नहीं है, बिकॉज अगर आप ऊपर देखें तो बहुत सारे आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। एग्जैक्टली इक्वल नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट दे कैन बी इक्वल, राइट। तो ये आपके पास एरविन का चारग्राफ का रूल था, और इसने ये बताया कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन, मतलब कि जितने एडेनिन उतने थाइमिन और जितने साइटोसिन उतने गुआनिन। सो ये बात करते हैं इस लेक्चर की द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स विच इज़ मतलब कि एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ द केस आती है आपके एग्जाम्स के अंदर। अच्छा, द 2 strands आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, मतलब कि एज वी नो कि जो आपके पास डीएनए का जो डबल स्टैंड है वो हीलेक्स की फॉर्म, मतलब स्प्रिंग की फॉर्म में। तो अगर आपने देखा हो कि जो स्प्रिंग है उसकी जो वायर है वो कॉइल होती है, मतलब कि वो रोटेट कर रही होती है। अच्छा, रोटेशन की 2 आपके पास डायरेक्शन हो सकती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो मोस्ट ऑफ द केस जो आपके पास डीएनए है, राइट, बिकॉज आपको पता है कि मैं मोस्ट ऑफ द केस इस वे में कह रहा हूँ बिकॉज आपके पास जो डीएनए की फॉर्म्स हैं वो 3 हैं, राइट, ए बी एंड जेड। तो जो जेड है उसमें आपके पास जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉक होती है। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास डीएनए है वो एक राइट हैंडेड फैशन में आपके पास कॉइल्ड होता है, मतलब कि उसकी जो हीलेक्स है वो राइट हैंडेड होती है, मतलब उसकी जो हीलेक्स की रोटेशन है वो राइट हैंडेड होती है। द पिच ऑफ द हीलेक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, यहाँ पर ये जो पिच है इसको आप लोग लेंथ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। इसको हम लोग लेटर ऑन में, मतलब कि नीचे एक पिक्चर बनी हुई है इसमें डिटेल में समझाया गया कि ये किस तरह से 3.4 नैनोमीटर एंड व्हाट द पिच इज, और वहाँ पर जाके मैं समझाऊंगा। अच्छा, और जो हम लोगों ने ये 3.4 नैनोमीटर का जो डिस्टेंस काउंट किया है ये है व्हेन देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच 10। अच्छा, ये जो आपके पास ये जो डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर जिसको आप लोगों ने पिच कहा है, ये जो लेंथ है, राइट, ये एक टर्न की है, यानी आपको पता है कि जो डीएनए है वो कॉइल फॉर्म है, यानी कि वो टर्निंग है, मतलब कि उसकी टर्न्स होती हैं, राइट। अच्छा, तो उसकी एक टर्न की लेंथ होती है
एक टर्न की, राइट, उस वो होती है 3.4 नैनोमीटर और उसमें रफली 10 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब कि 10 उसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जितने भी मैंने बातें की इसको हम लोग इस डायग्राम की मदद से डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें इस वाली डायग्राम के अंदर जो आपके पास डबल हिलेक्स है, तो आपकी जो डीएनए की हिलेक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड कर रही है, तो यानी कि ये जो पिच है, पिच इज़ द लेंथ ऑफ वन टर्न, लिख लें, पिच इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए डबल हिलेक्स। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 3.4 नैनोमीटर, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखें तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान का डिस्टेंस आपको बताया गया, यानी कि इस न्यूक्लियोटाइड यानी ए में और जी में कितना गैप है, ये 0.4 नैनोमीटर। अच्छा, इस एक टर्न में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बेसेस आपके पास आ सकती हैं, रफली इट इज़ इक्वल टू 10 न्यूक्लियोटाइड्स यानी 10 बेस पेयर, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास, आप लोग देख सकते हैं कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, राइट, और ये जो आपके पास रंग्स हैं ये आपके पास नाइट्रोजनियस बेसिस की बनी है और दे बोथ आर। अच्छा, एक और बात, ये जो ए ऑलवेज पेयर विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर विद टी है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। मैं ऊपर एक चीज़ भूल गया कि एज वी नो कि ए ऑलवेज पेयर विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर विद सी, ये जो नेचर है इट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन। इफ़ फॉर एग्जांपल वन स्ट्रैंड इज़ कॉम्प्लीमेंट टू अनदर स्ट्रैंड, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप इस स्ट्रैंड को देखें तो यहाँ आपके पास अगर टी है तो यहाँ आपके पास ए है, यहाँ जी है, यहाँ सी है। इसी तरह से अगर ये जो आपके पास एक स्ट्रैंड के ऊपर जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसी की कॉम्प्लीमेंटेशन में दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं दूसरी स्ट्रैंड के ऊपर, यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वन स्ट्रैंड इज़ कॉम्प्लीमेंट टू अनदर स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए ऑलवेज पेयर विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर विद सी, राइट। So that's it with the DNA structure. I hope you cleared the basic concept of the DNA structure. If you like this video, so please share it with your friends, anyone जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. Just thank you so much for watching this video. Have a nice day. Goodbye.